नमस्कार। इंडिया साइंस की विशेष प्रस्तुति प्रश्नकाल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानवर्धन कंठ और आज प्रश्नकाल में हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इंडिया साइंस के इस आभासी मंच पर मौजूद हैं CCRS आयुष मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर वैद्य KS धीमान, सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर नरेश दुआ, नमस्कार। ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर AK गुप्ता और BHU वाराणसी के योग केंद्र के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी। आप सभी विशेषज्ञों का प्रश्नकाल में बहुत बहुत स्वागत। कोरोना से ठीक होने के बाद कई लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ को काम करने के बाद भी ज्यादा थकान महसूस होती है, कुछ को सांस की तकलीफ होने लगी है, कुछ को दिल की बीमारियों की शिकायत बढ़ गई है, कुछ को अन्य किसी और प्रकार की बीमारियां भी परेशान कर रही हैं। ऐसे में कोविड केयर और पोस्ट कोविड केयर के बारे में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग के पास क्या समाधान है, आइए इसके बारे में बारी बारी से अपने विशेषज्ञों से बात करते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपके पास आना चाहूंगा। होम्योपैथी में इस कोरोना वायरस का आपके पास निश्चित तौर पर बहुत सारे मरीज आते होंगे, किस तरह से होम्योपैथी में इसका इलाज करते हैं? अनम्यूट कर लें डॉक्टर AK गुप्ता जी। जी आवाज जी आ रही है नहीं? जी 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 हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कोरोना के मरीज हैं वो हमारे पास आ रहे हैं और हम उनका इलाज एक तो पहले प्रिवेंटिव की फॉर्म में से भी करते आ रहे हैं, जैसे पिछली साल से चल रहा है, जहाँ पे उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से जो आर्सेनिक एल्बम नाम की दवाई दी जा रही है वो उससे भी उनको हेल्प मिल रही है। परंतु जो मरीज लक्षणों के साथ आ रहे हैं, कुछ उनमें एक तो है एसिम्प्टोमेटिक वाले और कुछ है माइल्ड सिम्टम वाले और कुछ है सीवियर सिम्टम वाले। तो वो उनको जिस जिस तरह के उनके लक्षण हैं उन्हीं के आधार पर उनको दवाई का दी जा रही है और उनसे उनको प्रभाव मिल रहा है और उससे वो ठीक भी हो रहे हैं। कुछ व्यक्तियों में ये देखा गया है कि जिनको की सांस की तकलीफ काफी ज्यादा हो रही है और जैसे कि पिछले कुछ समय में ऐसे था कि जब ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, तब एक तरह का हाहाकार मचा हुआ था। तो ऐसे समय में भी हम होम्योपैथी दवाइयों द्वारा कुछ लोगों को काफी हद तक उस एक्सेस वाली कंडीशन में भी हेल्प कर पाए हैं। और इसमें प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट दोनों ही संभव है और दोनों दिए जा रहे हैं, जिससे लोगों को भरसक आराम भी मिल रहा है। प्रोफेसर धीमान, आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। डॉक्टर नरेश, आपके लिए एक प्रश्न है जो हमारे दर्शक ने पूछा है। हमारे दर्शक जो जुड़े हैं, राजेश लखेड़ा, वो आपसे जानना चाहते हैं। उनका प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने के बाद यदि कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसे दूसरी डोज कब लगवानी चाहिए? मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शकों के मन में ये सवाल चल रहा होगा। डॉक्टर नरेश। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आप कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद, कोविड के बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये समय के हिसाब से देखा जाए तो आप उसी टाइम में किसी इन्फेक्शन के एक्सपोजर में आए और आपने तभी कोविड वैक्सीन लगवाई। और जो आपका देखा जाता है कि हमें कुछ लोगों को भ्रांति है कि हमें कोविड वैक्सीन लगने की वजह से फीवर आ गया और हम बीमार हो गए। वो ऐसा नहीं है। आप उसी वक्त संक्रमण के एक्सपोजर में आ रहे हैं जब आपको वैक्सीन लग रही है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप अपने कोरोना से ठीक हो जाते हैं, कोविड से, उसके 2 वीक से लेकर 4 वीक तक आपकी एंटीबॉडी रहती हैं, जो कि प्राइम में होती है, तो थोड़ा सा आपको कम आता है। तो इसलिए आपको 4 वीक के बाद हमेशा वैक्सीनेशन लगाना चाहिए, डे 1 ऑफ द फीवर से। 4 वीक से 6 वीक, और कोशिश करिए 8 वीक पे लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहें तो अपनी एंटीबॉडी टाइटर करा सकते हैं जब आप कोविड से ठीक हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप जिस दिन आपको बुखार स्टार्ट हुआ है उससे कहीं ना कहीं 4 से 8 वीक के बीच में पहली डोज लगाएं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरेश दुआ। मैं जानना चाहूंगा प्रोफेसर धीमान,
डॉक्टर ए के गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे आमतौर पर हमने देखा है कि दो चीजें इवन मेडिकल डॉक्टर्स भी एडवाइज कर रहे हैं, एक तो गर्म पानी या गुनगुना पानी जो भी कहें उसका सेवन करना चाहिए, और मरीजों को या जो बचना भी चाह रहे हैं उनके लिए भी दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करने की भाप, निरंतर भाप लेते रहें। क्या होम्योपैथी में भी इस तरह का कुछ आप सजेस्ट करते हैं, और इसके पीछे कैसे विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है ये गर्म पानी लेना, भाप लेना? जैसे कि ये बहुत प्रचलित है कि आजकल की भाप ली जाए और गर्म पानी पिया जाए। जैसे कि अक्सर माना जा रहा है ये कि पहले 3-4 दिन तक जो वायरस है नाक में ही रहता है और उसके बाद वो गले के रास्ते चेस्ट में जाता है। जैसे कि ये आयुर्वेदिक वाले लोगों ने काफी वो करा, और ये एक मैनेजमेंट का पार्ट में माना जा रहा है, एडवाइजरी है कि आप जी गर्म पानी का सेवन करें और भाप लें। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, इसका होम्योपैथी का दवाई से और उससे कोई लेना देना नहीं है कि मतलब होम्योपैथी में इसको मानते हैं या नहीं। ये एक जनरल प्रिकॉशन है विच कैन बी टेकन वेदर यू आर टेकिंग होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं या आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं। ये एक जनरल प्रिकॉशन है जो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दवाई के साथ ले सकता है और उसका फायदा ही है। परंतु हाँ, यहाँ पे कुछ चीजों का एक मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों ने भाप लेने को इतना ज्यादा वो लिया कि जिससे उनको थोड़े बर्न्स तक हो गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज की जो अच्छी है उसको यूज करना है, मिसयूज करना है या अब्यूज करना है। तो जहां पे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि उन्होंने इतनी ज्यादा भाग ली और कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा देर लेते रहे, तो कुछ लोगों में उनके कुछ इफेक्ट्स, खराब इफेक्ट भी देखने को मिले। पर इसका मतलब कतई ये नहीं कि भाप ना ली जाए। भाप को लेना, अगर दिन में 3-4 बार ये ले रहे हैं, अगर आप बाहर से एक्सपोज होके आते हैं और भाप लेते हैं, तो डेफिनेटली इट विल हैव बेटर इम्पैक्ट। ऐसे ही गर्म पानी का सेवन करने से आपके जो गले से जो उसमें वहां पे अगर वायरस का है तो वो पॉसिबिलिटी है, इट विल हेल्प। बाकी इसका जैसे पहले कहा जा रहा था कि वायरस गर्मी में मर जाएगा, ऐसा खैर नहीं हुआ। क्योंकि पहले कुछ लोगों का था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा या 60-50 के ऊपर जाएगा तो वायरस अपने आप ही मर जाएगा। पर ये चीज तो नहीं हुई, क्योंकि ये चीज पहले मानी जा रही थी कि जो ठंडे प्रदेश है वहां पे ये दिक्कत है, और जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो वहां पे शायद उसका प्रकोप नहीं आएगा। तो ये चीज तो नहीं है। परंतु हाँ, अगर आप इंटरनली कुछ लेते हैं, जो गर्म चीज का सेवन करते हैं, तो वहां पे उसकी आपको एक तो गला जो है वो साफ रहेगा, गले में जो तरावट रहेगी, और उससे जो होने वाली इरिटेशन है, मतलब जिससे इरिटेशन की वजह से जो कफ होता है उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है। गर्म पानी लेते हैं, गले में इरिटेशन होती है, दैट आल्सो फील बेटर। तो इसको लेने में नुकसान नहीं है, फायदा ही है। परंतु इसका भी उपयोग सोच समझ के और एहतियात बरत के ही करना चाहिए। इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड। मानवर्धन कंठ जी, मे आई इंटरप्ट यू? ये बेसिकली आयुर्वेद के सिद्धांत में बिल्कुल फिट बैठने वाली एडवाइजरी के आधार पे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने दिया था। ये बुखार की स्थिति आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सीजन में इसका आउटब्रेक ज्यादा होता है, जो कि हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार कफ का काल होता है, और इस बीमारी को हम कफज ज्वर के रूप में भी चिकित्सा करते हैं। तो गर्म पानी से कफ का पिघलना और स्टीम लेने से कफ का पिघलना, और नाक से गले की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए अगर कफ जो म्यूकोलाइटिक इफेक्ट रहेगा तो वायरस वहां लंबे समय स्टे नहीं करेगा। अगर म्यूकस थिक रहेगा तो वायरस वहां ज्यादा समय स्टे करेगा। तो इस म्यूकोलाइसिस के लिए ही हम इसको गर्म पानी को देते हैं, सो दैट वहां पर अगर उस म्यूकस में वायरस एंट्रैप होके बैठा है तो वो या तो स्वेलो हो जाए या वो म्यूकस के साथ बाहर निकल जाए। तो ये इसके पीछे सिद्धांत है। प्रोफेसर धीमान, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता बता रहे थे कि इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा लोगों को कि कितना लेना चाहिए भाप और कितना लेना चाहिए गर्म पानी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिन में 2 बार भाप लेना, 2 बार से ज्यादा की जरूरत नहीं है, नंबर 1। और गर्म पानी, जितना गर्म पानी आप सहन कर पाए उतना, और उसको सिप के रूप में लेना है, सो दैट वो पानी आप सहन करते हुए गले को टच करता हुआ धीरे धीरे से आप उसको स्वेलो करें। तो 2 बार तो भाप लेना है, और गर्म पानी तो आप सिप करके दिन में 5-10 बार ले सकते हैं। जी डॉक्टर नरेश दो, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें? आप अनम्यूट कर लें सर। मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि कोरोना के भय से
लोगों ने अपना सामान्य जीवन जीना छोड़ दिया है और सारा टाइम गर्म पानी के पीछे लगातार लगे रहते हैं। उससे क्या हो रहा है कि उनको ना लगातार फेरेंजाइटिस हो रही है, ड्राइनेस को प्रिवेल कर रहे हैं, मतलब वो एलर्जिक फेरेंजाइटिस में लैंड अप कर रहे हैं बार बार। एक ऑब्सेशन डेवलप हो रहा है चिंता को लेकर, बार बार ज्यादा गर्म पानी पीना। तो सर जैसे बता रहे हैं कि वी हैव टू बी, हमें नॉर्मल जितना है उससे ये जीवन जीना चाहिए, बहुत ज्यादा एकदम ऑब्सेशन में ना जाए। स्टीम भी 2 बार ले, 8-8 बार ले रहे हैं दिन में, तो इससे क्या हो रहा है कि गले में ड्राइनेस जनरेट हो रही है, उससे और बैक्टीरिया को इंसिडेंस और कहते हैं वायरस को सेटल होने की जगह मिल रही है। बहुत सही कहा डॉक्टर नरेश दुआ आपने। और अभी एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोफेसर त्रिपाठी से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हमें भय और तनाव से भी मुक्ति मिले और हम अपना सामान्य जीवन भी जिएं और इस कोरोना वायरस से भी बचें। बने रहिए। Films, videos, in almost every format that you can think of. OTT, for that matter, is a great platform that helps anybody to look for any news, any item, any video, any documentary at any point in time. All you need to do is to subscribe a channel for it. One can also... बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नकाल में। आज प्रश्नकाल में हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद हैं उनमें से हैं प्रोफेसर वैद्य KS धीमान, पूर्व महानिदेशक CCRS आयुष मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर नरेश दुआ, सीनियर फिजिशियन सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली, डॉक्टर AK गुप्ता, संस्थापक निदेशक ओम विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एंड एलाइड मेडिकल साइंसेज, और डॉक्टर कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर योग केंद्र BHU वाराणसी। डॉक्टर त्रिपाठी आपके पास आना चाहूंगा। जैसे बात हो रही है कि जो समय चल रहा है, चलिए पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ भ्रांतियां क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि टेलीविजन पे देख रहा हूं मैं, म्यूकरमाइकोसिस को डिसीज कहते हैं, एक फंगस होती है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे शरीर में सारे तरीके के फंगस रहते हैं, जो चाहे कैंडिडा हो चाहे म्यूकर हो। तो जब हमारा शरीर कमजोर होता है किसी भी वजह से, आपने देखा होगा जैसे होठों पे एक हर्पीज लेबिलिस निकल आता है वायरस, तो ये सारे वायरस जो हमारे शरीर में हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं जब हम पैदा होते हैं, कैंडिडा, हर्पीज, म्यूकर। जब हमारा शरीर इम्यूनिटी में वीक होता है, जैसे कि वायरस की वजह से कमजोर हो गया, तो उसकी वजह से ये अपने आप को प्रीडोमिनेट करते हैं और ये हमारे ऊपर प्रोजेक्ट हो जाते हैं बॉडी में। तो ये जो भ्रांतियां चल रही हैं कि वो बात ठीक है कि पानी को चेंज करना चाहिए, ह्यूमिडिफायर को बहुत पानी नहीं होना चाहिए, इन सब भ्रांतियों के साथ ये देखना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें जहां तक मेंटल स्ट्रेस का मैंने कहा, तो उसमें एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हम कई बार देख रहे हैं कि सीवियर केस अच्छे हो रहे हैं, माइल्ड केस खराब हो रहे हैं, जो हल्के केस है। क्यों? चिंता चिंता समान है, और जैसे कि गीता में लिखा हुआ है कि आप अपने जीवन की चिंता भगवान के हाथ में छोड़ दो, प्रभु सबको ठीक करेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं हमें अपनी चिंताओं से परे होकर अपनी इम्यूनिटी को और डॉक्टर की सलाहों पर ध्यान देना होगा। जी, बहुत सही कहा डॉक्टर नरेश दुआ आपने। गीता का वो श्लोक आप मुझे याद आ रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रोफेसर धीमान आपके पास आना चाहूंगा। अभी जो बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य की, बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित कर रहे थे डॉक्टर नरेश। डॉक्टर AK गुप्ता, आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो नई तरह की चीजें आई हैं, जो मैं भूल गया उस समय, आपसे नहीं कनेक्ट कर पाया, ब्लैक फंगस वाली चीजें जिसके बारे में डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया, उसमें क्या होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट है? हाँ, जो ये म्यूकोरमाइकोसिस का वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसको ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है, फफूंद कहा जा रहा है, इसमें एक जैसे डॉक्टर नरेश जी ने बताया कि इट इज द मेन पॉइंट इज कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी है देन यू कैन विथस्टैंड। अगर आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है या कम हो रही है, देन द पर्सन बिकम मोर प्रोन टू किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को वो जल्दी ग्रहण कर लेता है। हाँ, जहां तक आप फफूंद की बात करते हैं तो वो होता ही नॉर्मली ऐसी जगह पे जहाँ पे डैम्पनेस है या हाइजीन वगैरह क्लियर नहीं है, तो बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे उनके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कि आप अक्सर देखते हैं कि फ्रिज पे हो गया या कहीं पे हो गया, अगर उसको डैम्पनेस मिली, प्रॉपर जगह नहीं रखा गया, हीट और वो प्रॉपर नहीं मिली, वहां पे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे टाइम पे होम्योपैथी के अंदर वी हैव गॉट अ वेरी गुड मेडिसिन जिनको एंटी फंगल इफेक्ट है, और हमने बहुत देखा कि जो पुरानी फंगल इन्फेक्शन होती है, स्किन की फंगल इन्फेक्शन है, उनमें हमें होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से प्रभावी है एंड पेशेंट बिकम कंप्लीटली क्योर।
जहां तक इसके केसेस हैं वो अभी तक हमारे पास बहुत ज्यादा तो नहीं आए, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और अभी जो देखने में कुछ केसेस अभी जो डिस्कशंस में आ रहे हैं, हमारे ग्रुप्स में आते हैं, तो वहां पे देखने में आ रहा है कि वहां पे जैसे आईज में प्रॉब्लम होगी या माउथ के अंदर होगी, बकल कैविटी में होगी, तो उनको तो काफी डिजेनरेटिव कंडीशन में देखा गया है। तो ऐसी कंडीशन आने से पहले ही अगर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं उनके सिम्टोमेटिकली, तो इट वुड बी मच बेटर कि हम पेशेंट को उस भय वाली स्थिति में जाने से रोक सकते हैं। और दूसरी चीज, जहां तक हम ये कह रहे हैं कि लाइक अगर पेशेंट को मेंटली जितना स्ट्रांग रखेंगे उतना उसकी जो रिकवरी रेट है उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है उसमें भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जहां पे पेशेंट को एंजाइटी है, फियर है या फोबिया है, और उसके अलावा अपनों के मतलब किसी का खोने का गम भी है, तो उसके ऊपर भी जैसे हमारी मेडिसिन है which are very good to counter the effects of grief, anxiety and fear. और उसके साथ साथ there have been few patients, अभी recently I had seen 2 cases जिनमें पेशेंट को कोविड था, तो उनको 12 दिन हुए थे, और उससे पहले क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 14 दिन बाद वो ठीक हो जाता है, 14 दिन तक रह रहे, तो वो उनको या 14 दिन में उसकी डेथ हो जाएगी। तो दैट ही स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग कि मेरे को जब 2 दिन बचे, 2 दिन बाद आई विल नॉट बी अलाइव। तो ये एक जो सिम्टम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। हमारी एक दवा कहलाती है एकोनाइट के नाम से, वेयर द पेशेंट स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द टाइम एंड ऑफ हिज डेथ। तो ये एक ऐसा लक्षण है जहां पे हमने उस पेशेंट को एकोनाइट दवाई दी और उसका वो जो एंजाइटी फियर था वो भी खत्म हो गया, और वो अपने उस 12-14 दिन के हिसाब से पूरा निकलने के बाद एंड ही स्टिल अलाइव। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, जहां पे लक्षणों के आधार पे, क्योंकि अब जैसे ये बड़ा टिपिकल लक्षण है व्हिच यू डू नॉट फाइंड इन एवरी केस। तो अगर हमें इस टाइप के कोई कैरेक्टरिस्टिक लक्षण मिलते हैं तो उसके हिसाब से उसकी दवाई का चयन किया जाता है और वो उससे भला चंगा होता है। जी डॉक्टर नरेश, आपसे एक सवाल कर रहे हैं हमारे दर्शक, नीरज शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। वो आपको पूछ रहे हैं, डॉक्टर दुआ, इन कोरोना रिकवरी देयर इज इरेक्टाइल फंक्शन आल्सो, प्लीज गाइड मी। कुछ ऐसा है क्या इसका संबंध? डॉक्टर नरेश, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। अनम्यूट हो गया? आई थिंक सो। नीरज शुक्ला जी का कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि जो वीकनेस बाद में आ रही है कोविड के बाद में, तो ये कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। और जो पेशेंट डायबिटीज और स्टेरॉइड्स पे रहे हैं उनमें ये काफी पैरामाउंट है। तो हमें सारा कुछ ऑप्टिमाइज करना है, डायबिटीज कंट्रोल में रखनी है, स्टेरॉइड टैपर करके खत्म करने हैं, और वीकनेस बढ़ाने के लिए जैसे आयुर्वेदिक वाले सर ने बताया कि कुछ चीजें पॉजिटिव वी कैन टेक इट अप। और एलोपैथी में भी इतनी विटामिन है, ट्रेस मेटल्स हैं, और उसके साथ अभी भी सवाल पूछ रहे हैं। दीपा सूद जी जुड़ी हुई हैं जो बता रही कि वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, और भी बहुत सारे, अनीता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपके पास आऊंगा, क्योंकि बार बार घूम फिर करके जो बात आती है कि इसके पूरे मैनेजमेंट में कोविड के, एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं आपके दर्शकों के लिए एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जितने भी डॉक्टर्स के द्वारा स्टीरॉइड के पेशेंट्स हैं और उनको डोज अपनी लिमिट करवानी चाहिए, कम समय के लिए रखनी चाहिए। जहां डॉक्टर की मजबूरी है, लंबे समय तक स्टेरॉइड दे रहे हैं, उनको म्यूकरमाइकोसिस की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो उनको अपनी आंख की स्वेलिंग, विजन कम होना, इन सब के लिए बहुत पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी समस्या स्टेरॉइड को लेके है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शन कम है, लिमिटेड है, डॉक्टर की मजबूरी है स्टेरॉइड देना, और स्टेरॉइड की वजह से म्यूकरमाइकोसिस की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर ए.के. गुप्ता, आप दोनों से जानना चाहूंगा। एक हमारे दर्शक ने पूछा है कि बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर में बहुत ज्यादा खतरा है, अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? पहले डॉक्टर नरेश आप, फिर डॉक्टर गुप्ता आपके पास आऊंगा। बच्चों के लिए बहुत खतरा है। पहले तो हम जैसे कि सेम SMS जो है, सेफ डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, जो बेसिक्स है वो तो फॉलो करना ही है। और अभी 12 से 18 साल के बीच में बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन देने वाली है जहां तक कि मॉडर्ना वैक्सीन आएगी। और
अभी वो सब कुछ गाइडलाइंस बन रही हैं, और जैसी गाइडलाइंस ओपन अब होंगी, वैक्सीन होगी, तो बच्चों के सबका टीकाकरण कराएंगे। और कोशिश रहेगी कि भारत सरकार की जितनी जल्दी बच्चों को टीकाकरण हो जाए तो उनका कंट्रोल हो जाए। डॉक्टर गुप्ता, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें? बच्चों को कैसे, तीसरी लहर में बच्चों को बचाने के लिए क्या किया जाए? डॉक्टर ए.के. गुप्ता। क्योंकि बच्चे तो हमारे फ्यूचर ऑफ नेशन हैं ही, ये बात तो हम मान के चली है, और ये बात वास्तव में है कि जो एक्सपेक्टेड है कि थर्ड लेयर अगर इस तरह की होती है तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द चिल्ड्रन। क्योंकि पहले देखा जा रहा था कि बड़ी एज के ग्रुप के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। अब जो सेकेंड लहर है इसमें यंगस्टर्स और द मिडिल एज ग्रुप पीपल आर सफरिंग द मैक्सिमम, और जो नेक्स्ट में एक्सपेक्टेड है इट इज द चिल्ड्रन। तो वहां पे बल्कि मैं हमारा एक होम्योपैथी में हम बहुत वो मान के चलते हैं कि अगर हम बच्चों की राइट फ्रॉम बिगिनिंग उनकी इम्यूनिटी उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्डअप कर लेते हैं तो वो दे विल बी वेरी वेरी लेस चांसेस कि वो उनको प्रॉब्लम हो। और ऐसे टाइम पे जब भी हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी कैन बी गिवन टू द चिल्ड्रन, जहां पे इम्यूनाइजेशन अभी नहीं हो पा रहा, वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, बल्कि मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि ऐसे टाइम पे आप एक होम्योपैथी को प्रोत्साहित करें और होम्योपैथी को पूरा इस वर्ग को, जैसे कि एक बच्चे हैं और दूसरा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जहां पे जिनको वैक्सीन देने में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट मदर्स, उनके लिए और बच्चों के लिए जिनको अभी प्रॉपर वैक्सीनेशन के लिए थोड़ा रोका जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे अगर कंप्लीटली होम्योपैथी को एक चांस दिया जाए तो आई एम श्योर कि वी विल सी द वंडरफुल रिजल्ट दैट दोज पीपल विल नॉट फॉल प्रे टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, प्रोवाइडेड the homeopathic treatment is given according to the requirement or according to the cases, not generalized। जो कि जैसे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने कोई एक होम्योपैथिक दवाई कही गई तो उसको सबने जनरलाइज मान लिया। होम्योपैथी की दवाई जनरलाइज नहीं है, इट इज सिम्टोमेटिक। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस पेशेंट में वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम था कि प्रेडिक्शन ऑफ टाइम, इसी तरह द पेशेंट हु हैज बीन अफेक्टेड बाय द ग्रीफ, तो मेडिसिन वुड बी डिफरेंट। तो ऐसे टाइम पे अगर एक प्रॉपर हमारा रोड मैप बनाया जाए, सरकार द्वारा तैयार किया जाए, तो जहां पे होम्योपैथी को प्रोत्साहित करके उनको पूरा इन बच्चों के लिए कम से कम आप दे सकते हैं, और we are very sure कि you will find a lot of difference and lot of betterment which can be provided to the youngsters and the future of our nation। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. गुप्ता, डॉक्टर के.एम. त्रिपाठी, डॉक्टर नरेश दुआ जी और प्रोफेसर धीमान, आप सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार प्रश्नकाल में इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। और दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि आप इतनी धीरता के साथ हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा, और हम आशा करते हैं कि महामारी के इस दौर में आप सभी के मन में जो सवाल और संशय होंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो खत्म हो गए होंगे। आप सभी दर्शकों का हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी।